माय डियर फ्रेंड्स, मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 12 की प्रोज के सेकंड चैप्टर्स, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, और इसके लेखिका हैं अनीस जंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धोखा होने वाला है। यानी कि इस चैप्टर में आज के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आज समझना आपके लिए मुश्किल होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल भाषा में मैं आज आप सबको यह चैप्टर समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है या जो समझने के लायक है वो इसका टाइटल है, अर्थात जो इस पढ़ने के पाठ का नाम है। सबसे पहले इसको समझिए, द लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत से, यानी कि एक ऐसा मौसम जब पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती हैं, नए फूल खिलते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है। उस दौरान जो मौसम होता है उसे कहते हैं स्प्रिंग, अर्थात बसंत ऋतु। ठीक है, लॉस्ट मतलब होता है खो जाना। अब यहाँ पर स्प्रिंग खो गई अर्थात बसंत खो गया, इसका मतलब यह है कि जो यह स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का अर्थ होता है कि वास्तव में एक बच्चे से संबंधित है। जैसे कि बसंत में नए फूल खिलते हैं और पेड़ों पर हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका चेहरा भी खिलता है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर है एक बच्चे के बचपन से। ठीक है, तो स्प्रिंग का तात्पर्य क्या है? वास्तव में बसंत होता है, लेकिन इसका यहाँ पर अध्याय से तात्पर्य है कि बच्चे के बचपन से। ठीक है, लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, तो खोया हुआ बचपन। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है? खोया हुआ बचपन। क्लियर है? जरा आगे देखिए, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस बात को इन्होंने क्लियर करने के लिए लिखा है। देखिए, स्टोरीज कहानियाँ ऑफ मतलब काके के, स्टोलन मतलब गायब होने के, चिल्ड्रन मतलब चोरे हुए बचपन के, अर्थात चोरे हुए बचपन की कहानियाँ। ठीक है, लेखिका है अनीस जंग। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। हमारी कहानी यहाँ शुरू होती है, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं लॉबिम चंदन के CK यादव के साथ। समटाइम्स कभी कभी आई फाउंड अ रुपीज, 1 रुपये मिल जाता है, इन द गार्बेज कूड़े में। तो यह आपकी पहली कहानी है। यह कहानी किसके बारे में? एक ऐसे लड़के के बारे में जो कूड़ा इकट्ठा करता है। यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं वाई डू यू डू दिस, वाई क्यों, डू यू डू दिस करते हो, तुम यह क्यों करते हो, आई आस्क मैं पूछती हूँ, साहब से, अर्थात उस लड़के का नाम क्या है? साहब। अनीस जंग जो लेखिका है हमारी, वह स्वयं अपने शब्दों में यह अध्याय पढ़कर आपको सुना रही हैं, अर्थात इस कहानी को बता रही है, अर्थात इस कहानी में लेखिका सेल्फी इस स्टोरी को कह रही हैं। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, आई आस्क मैंने पूछा, साहब से, होम जिससे, आई इनकाउंटर मिलती हूँ। इनकाउंटर मतलब होता है गोली नहीं होता, इनकाउंटर मतलब यहाँ होगा मिलना। ठीक है, जिससे मैं मुलाकात होती है, मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ। तो वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो या तुम यह क्यों करते हो, आई आस्क मैं साहब से पूछा, हु आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती हूँ। स्कॉर्चिंग मतलब होता है सर्च कर रहा होता है या ढूंढ रहा होता है, और वह ढूंढ रहा होता है फॉर गोल्ड मतलब धन, और वह धन ढूंढ रहा होता है इन द गार्बेज कूड़े में, डम अर्थात ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोसी की, और वह मेरे पड़ोसी के कूड़े के ढेर में धन ढूंढ रहा होता है। अर्थात हर सुबह उसका काम क्या है कि वह कूड़ा इकट्ठा करता है, अर्थात कूड़े में देखता है कि कोई ज़रूरत की चीज़ तो नहीं फेंकी गई है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब धन से है। आगे देखते हैं। तो साहेब
लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने लेफ्ट छोड़ दिया हिज होम अपना घर लॉन्ग एगो, अर्थात साहब अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट जो बना हुआ था, द ग्रीन फील्ड हरे खेतों के, ऑफ ढाका ढाका के, अर्थात जो सेट एडमिस्ट मतलब होता है हरे खेतों के बीच बना हुआ था, अब ढाका ढाका के, अर्थात उसका घर ढाका में था और ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर बना हुआ था। ठीक है। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे खेतों में बना हुआ था। क्लियर है। हिज होम उसका घर, और उसका घर हिज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसके घर के बारे में इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी मतलब उसके डिस्टेंस बहुत दूर दूर तक मेमोरी याद नहीं है, और अपने घर के बारे में उसे दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं है। डिस्टेंस मतलब दूर दूर तक, मेमोरी मतलब याददाश्त। तो क्या कहा गया, इवन मतलब भी, नॉट मतलब नहीं, ही जो मतलब अपने घर, तो अपने घर के बारे में उसे दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं है, अर्थात उसे अपने घर की कोई भी याद उसे पता नहीं है। आरती को जब छोटा था तभी से वो अपना घर छोड़ दिया हुआ था, अर्थात उसके माता पिता घर छोड़ दिए हुए थे और उसे लेकर कहीं दूर चले गए। देयर वर मैनी स्टॉर्म, बहुत से तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, जो उनके उनके खेतों को, एंड होम और घर को बहा ले जाते थे, अर्थात हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसे का बताती है, अर्थात उसकी माँ उसे ऐसा बताती है दैट वाई दे लेफ्ट, कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, अर्थात उन्होंने यह ऐसे ढाका को क्यों छोड़ दिया, अर्थात जो स्टॉर्म आया करते थे बार बार उनके खेतों और घर को बहा ले जाते थे, इसलिए उनको माँ को बताती है कि इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट वो छोड़ दिए, लुकिंग फॉर गोल्ड धन की तलाश में, इन द बिग सिटी बड़े शहर में आ गए, मतलब धन की तलाश में वह इस बड़े शहर में आ गए। वेयर ही नाव, जहाँ पर ही वह नाव लिव्स रहते हैं, और धन की तलाश में वह इस बड़े से शहर में आ गए जहाँ वह अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब देखिए अभी तक तो लेखिका ने समझाया, अब यहाँ पर जो लेखिका ने एक प्रश्न भी पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, तो अब इसका उत्तर वह बच्चा साहब दे रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी तक वाई से लेकर के यहाँ तक लेखिका ने बोला, लेकिन अब यहाँ आगे साहब आंसर दे रहा है कि क्या हुआ, ही बटाडवा मत बुलाया, लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए, अर्थात अपने नज़रों को छिपाते हुए उसने बुदबुदाकर कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ या स्कूल जाया करो। आई से ग्लेबली, मैंने ग्लेबली मतलब चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे तुरंत ही रियलाइज हुआ, अर्थात एहसास हुआ, और मुझे तुरंत ही यह एहसास हुआ। हाउ हालो, हाउ मतलब कितनी, हालो मतलब खोखली है, द एडवाइस यह सलाह, मस्ट साउंड, यह सलाह जो है वह सुनने में काफ़ी हालो खोखली है, अर्थात यह सलाह जो, और मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि यह जो सलाह सुनने में कितनी खोखली लगी होगी, अर्थात बच्चे के पास खाने की कोई व्यवस्था थी नहीं और वह कीड़ा इकट्ठा करके खा रहा था, लेकिन लेखिका जब बोली कि तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते, तो वह सलाह दे रही थी, तो वह वास्तव में काफ़ी कितनी खोखली लेखिका को लगी। वही लेखिका को एहसास होता है कि मेरा यह कहना कितना खोखला लगा होगा उस बच्चे को। ठीक है, आगे देखते हैं। खोखले से पर तात्पर्य है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी भोजन नहीं है, क्योंकि पहले कोई व्यक्ति खाएगा फिर उसके बाद दूसरी ज़रूरतों के बारे में वह सोचेगा। देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वंस, जब वो स्कूल बनाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा,
अर्थात क्या कहा गया कि मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, तो जब वो स्कूल बनाएंगे या जब कोई इंसान उस स्कूल को बनाएगा तो आई विल को मैं जाऊंगा। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बनवाएगा, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ़, यदि आई स्टार्टेड अर्ली स्कूल, अर्थात इफ़, यदि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए या थोड़ा मजाक भरे अंदाज में मैंने पूछा कि क्या तुम पढ़ने आओगे अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो। यस, हाँ, ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी मुस्कान के साथ, अर्थात जोरों से हंसते हुए व खुलकर हंसते हुए या प्रसन्न होकर उसने कहा कि हाँ, मैं अवश्य ही आऊँगा। ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी, वह दौड़कर मेरे पास आ रहा है। कुछ दिनों बाद। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़कर आते हुए, अर्थात मैंने उसे कुछ दिन बाद दौड़कर अपने पास आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। तो कहती हैं इट टेक्स लॉन्गर, थोड़ा समय लगता है। टू बिल्ड स्कूल, एक स्कूल बनाने में, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्बेरेस्ड, ग्लानि से भरकर, निराशा से भरकर। मैं ग्लानि से भरकर कहा, अर्थात मुझे कहने में काफ़ी शर्म लगा। ठीक है। तो आई से एम्बेरेस्ड, मैंने ग्लानि से भरकर कहा कि इट टेक्स लागन टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। फिर से अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो देखिए, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है। क्लियर है। आई से एम्बेरेस्ड, मैंने थोड़ा एम्बेरेस्ड मतलब ग्लानि से भरकर कहा। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था, वादा किया था, दैट वाज नॉट मीट, जिसको मैं पूरा नहीं कर सकती। अर्थात मैंने एक ऐसा वादा किया था, आई हैविंग मेड, जिसे मैंने मेड अ प्रॉमिस मतलब वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्स, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती। इस पर इसीलिए आई सेड इम्पेरेड, मैं बहुत ज़्यादा ग्लानि से भरकर कहा। टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में समय लगता है। क्लियर हुआ कि मैंने ग्लानि से भरकर कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे। लाइक माइन, मेरे वादों की तरह। बहुत सारे वादे। एबॉन्ड, एवरी कॉर्नर्स, हर कोने में घूमते रहते हैं। ऑफ हिज ब्लिक वर्ड्स, उसके खोखले संसार के, अर्थात उसके खोखले संसार के दुनिया में ऐसे विभिन्न प्रकार के वादे घूमते रहते हैं। या बहुत से लोग उसे कहते हैं कि चलो तुम्हें कपड़े दिला देंगे, जूते दिला देंगे या विभिन्न प्रकार की चीज़ दिला देंगे, लेकिन वह अपनी वादे को पूरा करते नहीं होंगे। अर्थात वादे तो बहुत सारे होते होंगे लेकिन वह पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग, कई महीनों के तक जान पहचान के बाद या कई महीनों तक जानने के बाद। आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा। हिज नेम, उसका नाम। साहब ए आलम, उसने अपना, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, उसने बताया, अर्थात उसने बताया कि उसका नाम साहब आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मतलब वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानता, अर्थात वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानता। इफ़, यदि ही न्यू, वह जान जाए, इट्स मीनिंग, अपने नाम का अर्थ को, अर्थात अगर वह अपने नाम के अर्थ को जान जाए। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात साहब आलम का अर्थ क्या होता है, लॉर्ड मतलब मालिक ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार या ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का ईश्वर या संसार का ईश्वर, अर्थात आप सीधे से संसार का मालिक नहीं कह सकते, ब्रह्मांड का ईश्वर। यदि वह अपने नाम का अर्थ जान जाए जो कि संसार का मालिक होता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट,
ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, उसे बहुत मुश्किल होगी बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करने में, यानी उससे इस पर विश्वास कभी नहीं होगा, अर्थात उसे इस पर विश्वास करने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि मैं साहब आलम हूँ और मैं कूड़ा करकट बीन रहा हूँ। अर्थात वह अपने नाम का जब अर्थ जान जाए तो उसे अपनी बात पर कोई विश्वास नहीं होगा कि उसका वास्तविक नाम क्या है। अनअवेयर अनजान है, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के बात से, अपने नाम उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, इससे वह क्या है अनअवेयर है, अनजान है, अर्थात वह अपने नाम के अर्थ से वह अनजान है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह सड़कों पर रोम करता है, घूमता है, भटकता रहता है। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अर्थात वह अब गलियों में अपने स्ट्रीट मतलब गलियों में सड़कों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है या भटकता रहता है। और वास्तव में उसके दोस्तों के बारे में बताती हैं कि एन आर्मी, एक सेना है, ऑफ बेयरफुट, नंगे पैर बॉयज, लड़कों का, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की यह एक फौज है। हु अपीयर्ड, जो दिखती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के चिड़ियों की तरह, अपीयर मतलब दिखती है, जो सुबह के चिड़ियों की तरह दिखती है, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो जाती है, एट द नून, दोपहर के समय, अर्थात दोपहर समय जो गायब हो जाती हैं। एक बार फिर से देखिए, अनअवेयर्स ऑफ व्हाट हिज नेम प्रेजेंट्स, वो अपने नाम के अर्थ से अनजान है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, भटकता रहता है। और उसके दोस्तों के बारे में लिखकर बताती है कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, नंगे पैरों के, अर्थात बेयरफुट मतलब नंगे पैर, अर्थात जो चप्पल जूते नहीं पहनते, नंगे पैर लड़कों की यह एक फौज है। ठीक है, उसके जो दोस्त हैं वह सभी लोग क्या हैं, नंगे पैर ही चलते हैं, अर्थात बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने भटकते रहते हैं। एन आर्मी, यह एक फौज है, ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर लड़कों के, अर्थात नंगे पैर लड़कों की एक फौज है। वो बियर्स, जो दिखती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखती है, अर्थात सुबह दे उठेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ दिखाई देती हैं, जो अपना दाना चुनती रहती हैं और अपना भोजन को इकट्ठा करती रहती हैं, अर्थात जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखती हैं और डिसअपीयर्ड, गायब हो जाती हैं, एट नून, दोपहर के समय। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक जानने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं जानने लगी थी, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को, अर्थात कई महीनों तक मिलते रहने के कारण मैं उनमें से हर एक को जानने लगी थी, पहचानने लगी थी। वाई आर नॉट वियर यू चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वंस, मैंने एक लड़के से पूछा, तो मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, नीचे नहीं उतारती, फ्रॉम हर सेल्फ, सेल्फ से, सेल्फ का मतलब होता है ताक या ताड़ से, लेकिन सेल्फ शब्द से आप अच्छे से परिचित हैं। सेल्फ मतलब होता है खाँचे, या अलमारी में जो आपके टाड़ होते हैं, खाँचे होते हैं, या जो टाड़ जो नहीं होता, टाड़ जिस तरीके से, उसी को हम सेल्फ कहते हैं। तो सेल्फ शब्द से अर्थात है कि टाड़, तो ताड़ जो होता है उस पर से मेरी माँ कभी उसे नहीं नीचे उतारती। हर आंसर सिंपली, उसका उत्तर बहुत ही साधारण था, उसका उत्तर बहुत साधारण था कि मेरी माँ ऊपर शेल्फ पर रख दिया है चप्पल और उसे नीचे नहीं उतारती। इवन इफ सी, उस लड़के के माँ के लिए ऐसे ही लगाया गया है जो लड़के के चप्पल को ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए, ही यहाँ पुरुष के लिए, मेल के लिए, अर्थात उस बच्चे के लिए है, उस छोटे से बच्चे के लिए ही का प्रयोग किया गया है जिसने चप्पल नहीं पहन रखा है। सी उसकी माँ के लिए है। तो देखिए, इवन इफ सी डिड, अर्थात यदि वह ऐसा कर देती है, अगर वह चप्पल को नीचे उतार देती हैं, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ही यह थ्रो देम ऑफ कि उन्हें फेंक देगा। अर्थात तीसरा लड़का बोल रहा है, एडेड अनदर, दूसरे लड़के ने कहा, तो दूसरे लड़के ने कहा कि यदि
एड्स अनदर, दूसरे लड़के ने कहा कि यदि इसकी माँ चप्पल को उतार देंगी तो वह इसको उसे फेंक देगा, अर्थात अपने चप्पल को वहाँ से उतार कर फेंक देगा। Who is wearing shoes, जिसने जूते पहन रखे थे। That do not match बे मेल, अर्थात बिना मेल के उसने जूते पहन रखे थे। बेमेल जूते पहने रखे हुए लड़के ने कहा कि यदि उसकी माँ चप्पल उतार देंगी तो वह उसे फेंक देगा। When, जब आई कमेंट ऑन इट, टिप्पणी करना, ऑन इट मतलब इस पर, और जब मैंने इस पर टिप्पणी की, अर्थात कि तुमने तो बेमेल जूते पहन रखे हैं, हम कैसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी देखिए व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स सी हिज फीट, सफल्स मतलब होता है इधर उधर सफल करना, छिपा रख लेना, हिज फीट अपने पैरों को, अर्थात उसने अपने पैरों को सफल कर लिया, घसीटा, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज द थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज नेवर वॉन्ट, जिसने कभी नहीं वॉन्ट पहने थे, अ पेयर, एक जोड़ी जूते, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, अर्थात जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करने के कारण या भ्रमण करते रहने के कारण, आई हैव सीन, मैंने देखा था, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर टहलते हुए या चलते हुए। पूरे देश में भ्रमण करने के कारण मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, इन वन विलेज, और गाँव में, रोड, सड़कों पर, शहरों और गाँवों के सड़कों पर मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, यानी कि वह पूरे देश में भ्रमण कर चुकी थी और यहाँ पर टहलती रहती हैं। इस वजह से उन्होंने देखा है कि वह जहाँ पर जाती हैं तो वह ज़्यादातर बच्चे नंगे पैर ही दिखाई देते हैं। आगे देखिए, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, लैक कमी, ऑफ मनी मतलब पैसे का, यह पैसे की कोई अभाव, धन की अभाव, कमी के कारण नहीं है। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं होता, लैक ऑफ मनी, धन के अभाव के कारण, मतलब लोग ऐसा इसलिए नहीं करते कि धन के अभाव के कारण, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन यह एक परंपरा है, टू स्टे, रहना, बेयरफुट, नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, जो इसकी व्याख्या करता है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, इसकी सिर्फ ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने का या बताने का, अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सतत बने रहने वाली गरीबी, अर्थात निरंतर बने वाली गरीबी, अर्थात ऐसे लोग जो हमेशा से गरीब हैं। सतत बने रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए जो यह केवल एक सिर्फ बहाना है, और मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यह अपनी सतत बनने वाली गरीबी के लिए लोग इस प्रकार के बहाने बनाते हैं या व्याख्या करते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, स्टोरी, एक कहानी, मुझे एक कहानी याद है, मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडुपी, उडुपी के स्थान का नाम है, वन टोल्ड मी, जो उसने मुझे एक बार सुनाई थी। मुझे कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, कि जब वो छोटा लड़का था, यानी कि जब वो व्यक्ति जो कहानी सुनाया था वह कि वह जब एक छोटा सा लड़का था। ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। पास्ट, गुजरता था। एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से, और वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर, जहाँ हिज फादर वाज प्रीस्ट, उसके पिता एक पुजारी थे, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड स्टॉप, और रुकता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर पर, यानी वह मंदिर पर थोड़ी देर के लिए मंदिर पर ठहरता था। एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए।
और वह एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था, अर्थात वह भगवान से कहता था कि ये भगवान उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later 30 सालों के बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में गई। 30 सालों के बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई। विच, जो, वाज नाउ ड्रोन्ड, जो डूबा हुआ था, इन द एयर ऑफ डिजोलेशन, उजाड़ के प्रभाव में, जो उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था, अर्थात वह सब कुछ उजड़ रहा था या बिखर रहा था, अर्थात 30 साल बाद डेवलपमेंट हो रहा था और वह सभी चीज़ें वहाँ पर बिगड़ रही थी। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े के साइड, अर्थात पीछे के साइड, पिछवाड़े में, वेयर, जहाँ, लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था, अर्थात पीछे के तरफ जहाँ नया पुजारी रहता था, जहाँ पर नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी, अर्थात थी। भाई कहते हैं कि अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड, जिसने पहन रखा था, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म, अर्थात जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ठीक उसी तरीके से वही बच्चा अपनी स्कूल ड्रेस की यूनिफॉर्म ग्रे रंग की पहन रखा था, स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखा था एक छोटा लड़का। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वियरिंग पहन रखा था, सॉक्स मोजे, एंड शूज और जूते, जिसने जूते और मोजे पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग हाँफता हुआ आया, अराइव्ड पहुंचा, पेंटिंग हाँफता हुआ, एंड थ्रू फेंक दिया है स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन द फोल्डिंग बेड पर, अर्थात फोल्डिंग पलट पर, जिस पलंग को फोल्ड कर सकते हैं उस पलंग पर क्या किया, उसने अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉयज, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे प्रार्थना याद आ गई, द प्रेयर, प्रार्थना याद आ गई, एंड द बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड, जो उसने की थी, टू द गॉडेज, देवी से, वेन ही हैड फाइनली, और अंततः गॉट अ पेयर, एक जोड़ी जूते मिल गए थे, ऑफ शूज, जूते। लेट मी नेवर लॉस देम, कि वह कभी उससे नहीं हुए। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वह जूते मुझे पहन रखा था, अर्थात जब उस बच्चे को उन्होंने देखा तो कहती हैं कि आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, वो प्रार्थना, एंड अदर बॉय, दूसरे वे लड़के की, यानी कि वह जो लड़का था जो भगवान के सामने प्रार्थना करता था कि काश एक जोड़ी जूते मिल जाएं, तो दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड द गॉडेज, जो उसने देवी से किया था। लुकिंग एट द बॉयज, उस लड़के को देखकर, आई रिमेम्बर द प्रेयर, एंड अदर बॉयज, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई, टू द गॉडेज, जो उसने भगवती देवी से की थी। वेन ही फाइनली, और अंततः, गॉट अ पेयर ऑफ शूज, उससे एक जोड़ी जूते मिल गए थे, अर्थात जब उसने प्रार्थना की थी तो देवी ने उसके बाद को प्रार्थना सुन ली थी और उससे एक जोड़ी जूते मिल गई, अर्थात उसके माता पिता ने उसे दिलवा दिया होगा। लेट मी नेवर लॉस देम, मैंने कभी नहीं खोऊंगा, अर्थात जब वो लड़का जूता पा जाता है तो वह कहता है कि मैं इसे कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, द गॉडेज, देवी ने, हैज ग्रांटेड, स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, नवयुवक लड़के या छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़कों की ही तरह, छोटे लड़के पुजारी के बेटे की ही तरह। नाउ वर शूज, दूसरे लड़के भी, नाउ वर शूज, अब जूते पहन रखे थे, बट लेकिन मैंने दर्श बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लाइक द रैक पिकर्स, जैसे लाइक फिर रैक पिकर्स हैं, अर्थात कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं, यानी कि बहुत से ऐसे कूड़ा इकट्ठे करने वाले लड़कों की ही तरह बहुत से बच्चे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, बिना जूतों के रहते हैं, यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहती हैं कि बट लेकिन मैंने अदर, बहुत से बच्चे
लाइक द रैक पिकर्स। रैक पिकर्स मतलब रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में अर्थात पड़ोस के कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरह बहुत से बच्चे रिमेन शूलेस मतलब बिना जूतों के रहते हैं। मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरह बहुत से बच्चे बिना जूतों के रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं सीके यादव लॉ बेम्स की तरफ से आप सबके लिए द लॉस्ट स्प्रिंग। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी हमारे इस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।